लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा यह क्लास इस बात पर आधारित है कि अब शेष बचे हुए समय में आप टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसी बात पर यह क्लास आधारित है। इस पर बहुत सारी बातें हमने भी किया है, अन्य लोगों ने भी किया है, बट आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि आप राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आप पढ़ते समय क्या करें और अब क्या न करें। क्योंकि सवाल यह है कि आपके द्वारा कोई ऐसी गलती न कर दी जाए जो आपकी सफलता में बाधक बन जाए। इसलिए आज का यह क्लास हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको समझना है कि अब आपको क्या नहीं करना है और अब केवल क्या करना है, इस बात पर आधारित है हम लोगों का आज का यह क्लास। राजनीति विज्ञान का आपने बखूबी अध्ययन किया है और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के दौरान आपने इस बात को पाया है कि अगर टीजीटी का एग्ज़ाम हो तो आपके लिए यह एग्ज़ाम राजनीति विज्ञान के द्वारा देने पर अत्यंत सरल हो जाता है, क्योंकि यह बात तय है कि आप राजनीति विज्ञान में 63 में से 60 सवालों को कर सकते हैं। आप अगर बात है यहाँ पर पीजीटी की, तो आप पीजीटी में 115 सवालों का अगर टारगेट बनाया है तो आप इस एग्ज़ाम को भली भांति आप बड़े ही आसानी के साथ इसको प्राप्त कर सकते हैं। 60 सवालों को टीजीटी में और 115 सवालों को पीजीटी में राजनीति विज्ञान के द्वारा करना आसान है, जबकि किसी अन्य विषय के द्वारा यह कठिन हो जाता है। मैं ये इस बात को नहीं कहता हूँ कि अन्य विषय के साथ आप 60 सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन है क्योंकि वह विषय थोड़ा वाइड है, बड़ा है। और राजनीति विज्ञान के संदर्भ में दो बातें बहुत अच्छी हैं। एक तो इसका पाठ्यक्रम छोटा भी है और छोटा होने के साथ साथ वैज्ञानिक क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है। अगर एक बार आपने किसी एक अवधारणा का अगर आपने अध्ययन कर लिया तो राजनीति विज्ञान को समझ करके उसके समझ सवालों का उत्तर देना आपके लिए आसान होगा। हमारा जो क्रैश कोर्स का क्लास चल रहा है, उस क्लास को करने वाले विद्यार्थी भी लगातार कई ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जिससे यह बात मालूम हो रहा है कि उनका अपना राजनीति विज्ञान का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। उदाहरण के रूप में जो अभी क्रैश कोर्स में टेस्ट हुआ, उसमें एक सवाल दिया था हमने, और सवाल था राजनीतिक व्यवस्था का बात किस आंदोलन के द्वारा किया गया। राजनीतिक व्यवस्था के बाद किस आंदोलन के द्वारा किया गया। तो अब आपको यह बात समझना है कि राजनीतिक व्यवस्था, आपको यह बात समझना है कि आखिर राजनीतिक व्यवस्था की बात किस आंदोलन के द्वारा किया गया। तो आपको बात मालूम करना है। एक सवाल तो आपको यह आता है कि राज्य की जगह पर राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किसने किया। तो आपने इस बात को लगाया कि यह बात किया है किसने, डेविड स्टन के द्वारा इस बात को कहा गया। राज्य की जगह पर राजनीतिक व्यवस्था, और इनका संबंध है किससे, व्यवस्थावादी सिद्धांत से। और व्यवस्थावादी सिद्धांत का विकास कहाँ पर है, व्यवस्था माने जीव विज्ञान से। और अगर जीव विज्ञान की बात है तो यह राजनीति विज्ञान को क्या बनाना चाहता है, एक वैज्ञानिक विषय। और राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक विषय बनाने के लिए राजनीति विज्ञान में जो आंदोलन हुआ उसको व्यवहारवादी आंदोलन कहते हैं। और इस व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान, व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान सार्वभौमिक एवं
सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापक बनाने पर बल दिया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लगाना है आपको, व्यवहारवादी आंदोलन लगाना है। लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा ही नहीं है तो आप इसको कैसे लगा पाएंगे। इसलिए यह कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आपको एक सवाल आ रहा है तो आपको दूसरा सवाल अपने आप ही आ जाएगा। ऐसे बहुतेरे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमारा यहाँ उद्देश्य है कि अब आपने जो पढ़ा है सो पढ़ा है, बचा हुआ वक्त बहुत कम है। चाहे 7 अगस्त टीजीटी का एग्ज़ाम हो या 17 अगस्त और 18 अगस्त पीजीटी का एग्ज़ाम हो, अब वक्त कम है। बट आपको अपना टारगेट टीजीटी के लिए 60 और पीजीटी के लिए 115 होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स अभी भी चल रहा है और उस क्रैश कोर्स में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं अगर लेना चाहें। यदि आपकी इच्छा है कि आप उस बैच में एडमिशन लें तो अभी भी उसमें एडमिशन आज कल तक आप ले सकते हैं। यह 30 दिन का क्लास है टीजीटी का और 15 टेस्ट सीरीज़ का इसमें आयोजन है जो कराया जाएगा 8 संभावित सवालों पर आधारित। ये क्लास भी उन्हीं सवालों का है जिसके आने की संभावना सर्वाधिक है आपके एग्ज़ाम में। और पीजीटी के क्लास का यह टारगेट है 115 पर। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी सफलता को अवश्य ही सुनिश्चित करें तो हमारा यह क्लास आपके लिए लाभकारी है। बट यदि आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तब भी आपकी सफलता सुनिश्चित है। ऐसा आप कतई ना सोचें कि इस बैच में आपको दाखिला लेना अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनिवार्य है आपको पढ़ना, चाहे मेरे साथ पढ़ें या अपने आप पढ़ें या किसी अन्य के साथ पढ़ें। हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त में, बचे हुए वक्त में आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है यह बात पहले आप समझ लें। नंबर 1 में हमको क्या करना होता है। आज सबसे पहले पढ़ना होता है, बड़ा आसान सा काम है। लर्निंग का यह पहला ही प्रोसेस है आके पढ़ना, और उसके बाद आपको जो पढ़ा है उसको लिखना। और तीसरा है दोहराना। दोहराना माने क्या, आपके द्वारा खाली एक गलती अगर न की जाए, आप अगर एक गलती न करें तो कोई भी ताकत आपको इस एग्ज़ाम में पास होने से रोक नहीं सकता। गलती केवल ये है कि आते हुए सवालों को गलत न करना। जो प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आ रहा है, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है, उनको गलत न करें। आप कहेंगे कितनी भी कोशिश करें गलत हो जाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि लाख प्रयास करें, लेकिन जो सवाल हमको आ रहा है वह सवाल भी हमारा गलत हो जाता है। तो उन सवालों को हम सही कैसे करें। यह गलत तब नहीं होगा जबकि आपने बार बार अभ्यास किया होगा। अभ्यास को ही कहा जाता है रिकॉल सिस्टम। इसको रिकॉलिंग सिस्टम कहते हैं। माने दोहराना, हवा में लिखना और हवा में मिटाना। आपने इस बात को याद किया, आपने आप ही बात अपने मन में लाया और बार बार इसको याद किया
आप बार बार इसको हटाया तब यह कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। लेकिन एक बार अगर पढ़ते हैं, खाली पहली बार पढ़ते हैं, तो आपका यह सवाल कन्फ्यूज़न में गलत हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे क्रैश कोर्स का यह बैच चल रहा है, मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि यह 30 क्लास कम से कम 3 बार आपको पढ़ना होगा। अगर 3 बार आपने नहीं पढ़ा तो आपका सवाल फिर गलत हो जाएगा, भले ही उसी क्लास से आया हुआ सवाल होगा, आज चाहे वह टीजीटी का हो या चाहे वह पीजीटी का हो। इसलिए पढ़ना, लिखना और दोहराना, यह 3 काम अब आपको केवल करना है। और आज अच्छा तो यह है कि नवीन चीज़ों को, नया पाठ्यक्रम अब आप ना पढ़ें, जो पढ़े हैं उसी को बार बार दोहराने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा है, आप पिछले वर्ष के सवालों को पूर्व परीक्षा के सवालों को बार बार हल करें। यहाँ पर इतनी बातों को करना आपके लिए आवश्यक है। संयम को बनाए रखें। आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखना अनिवार्य है। अगर आपका लक्ष्य है 60 और 115 का, तो आत्मविश्वास को बनाए रख कर। ये तो बात रही कि आपको अब बचे हुए वक्त में क्या करना है, लेकिन अब आपको एक बात और भी बता दें कि अब आपको क्या नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है, अब आप क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह बात भी आपको समझ लेना है। अब आपको नई किताब, अब आपको नई बुक या नया नोट्स किसी अन्य का लिखा हुआ, नया नोट्स किसी अन्य का लिखा हुआ नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नई किताब आप लेंगे, नया नोट्स लेंगे, तो आपका मन करेगा कि इसको पढ़ लें, हो सकता है इसी में से सवाल है, जबकि आपको बात मालूम है कि इस सवाल कौन सा आएगा। इसकी जान पहचान के लिए अध्ययन का बृहद होना आवश्यक होता है, और बृहद अध्ययन के पश्चात ही आप इस बात के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार के एग्ज़ाम में कौन सा सवाल आपको पूछा जाएगा और कौन सा सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप नई बुक या नए नोट्स को लेने से बचें। दूसरा महत्वपूर्ण है कि इस समय अब ग्रुप डिस्कशन से भी ना या समूह अध्ययन से बचाव करें। समूह अध्ययन में अब अध्ययन न करें। आप बैठ करके सारे लोग उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक्सक्लूसिव वक्त है, आज 10 तारीख है और बचा हुआ वक्त कमोवेश अगर हम कहें तो मात्र गिना गिनाया 26 डे का है। और अगर सही बात कहें तो 1 अगस्त के पश्चात आपके ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए बचा हुआ वक्त ठीक से अगर देखा जाए तो मात्र 20 दिन का रह गया है। वैसे आपके पास 26 दिन का वक्त है। इसलिए बचे हुए वक्त में अब आप उसका गहन अध्ययन, मनन और चिंतन करें, ग्रुप समूह अध्ययन न करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि नकारात्मकता से बचें। नकारात्मकता से बचें। नकारात्मकता से इसलिए बचाव आवश्यक है कि अब आपके मन में यह बात आ रहा होगा कि बहुत कम वक्त रह गया, अब तैयारी हम कैसे कर पाएंगे। इस बात को आप छोड़ दें, क्योंकि आपका प्रयास
आपकी सफलता का आधार बन सकता है। आपके अधिकार में केवल प्रयास करना, कर्म करना है। आप परिणाम को पहले मत निकालिए। आप विज्ञान का भी यह नियम है, आज सही ढंग से, सही प्रक्रिया से अगर कार्य आप करते हैं तो उसका परिणाम भी सही होता है। सही मन और सही कर्म से किए गए कार्य को अंततः सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए आप ऐसा न करें, आके पहले इस बात को सोच लें। अपना आत्मविश्वास को बनाए रखने आत्ममंथन करें और इस बात को जगाएं अपने अंतर्गत कि हम इस पद के लिए सर्वाधिक योग्यतम उम्मीदवार हैं और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए, ये तो बात थी आके हम बचे हुए वक्त में क्या करें और क्या न करें। टारगेट हमारा राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आज 60 सवालों का है और 60 सवाल आपके टीजीटी और 115 सवाल आपके पीजीटी के। यहाँ पर एक बात आपको जानकारी के लिए मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे इस टीजीटी पीजीटी क्रैश कोर्स का लक्ष्य है 60 प्लस और 115 प्लस का। लेकिन मान लीजिए आप अगर टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और टीजीटी के इस परीक्षा में अगर आपके 2 पेपर हैं और एक पेपर है आपका राजनीति विज्ञान और दूसरा है कोई अन्य विषय। अगर आपका राजनीति विज्ञान है और राजनीति विज्ञान में 63 सवालों में आप 55 सवाल प्रश्न अगर आपको आता होगा, मैं कह रहा हूं कि हमारे इस क्लास से आपको निश्चित रूप में 60 सवाल आएगा। जाने दीजिए 60 नहीं आया, आज 60 आप कर नहीं पाए और आपको खाली 55 सवाल अगर मिला जो कि न्यूनतम है, और दूसरा कोई भी अगर आपका अन्य विषय है जिससे भी आपको आएगा सवाल 62 या 63 और अगर उससे आप 45 सवाल आज सही करते हैं तो आपका यह बनता है कितना, 100 प्रश्न आपका सही हो गया। बचा हुआ शेष प्रश्न जो बचा है वह है आपके पास 25। अगर आप 25 सवालों को लगाना स्टार्ट करें, अगर इस सही तरीके से, सही कॉन्सेप्ट का, और या यूँ कहें कि अगर आप साइंटिफिक तुक्का नीति का अनुसरण करते हैं, जिसको हम लोग बात करेंगे, आपने इसी क्लास में बतलाएंगे कि आप साइंटिफिक तुक्का नीति का प्रयोग करके ना आते हुए सवालों को आप सही कर सकते हैं। आते हुए सवालों को सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो सभी लोग करते हैं। लेकिन अच्छा परीक्षार्थी वह परीक्षार्थी है जो उन सवालों को भी सही कर दे जो सवाल उसको नहीं आ रहा है। जो सवाल उसको नहीं आता है वह सवाल वह कैसे सही करेगा, हम लोग अगले क्लास में इसकी बात आपको बतलाएंगे। बट हम कर रहे हैं न्यूनतम, एकदम न्यूनतम माने क्या, अगर 7 सवाल भी सही करता है तो टोटल सवालों की संख्या कितनी हो गई, 107। और इस बार के मेरिट आपको बतला रहे हैं। इस बार के एग्ज़ाम में जो परिणाम आएगा 2021 टीजीटी का सोशल साइंस का, वह परिणाम 103, 104 या 105 पर आधारित होगा। इसलिए ये सफलता सुनिश्चित है, वक्त की बात है। आप इसलिए इस एग्ज़ाम की तैयारी में पूर्ण मनोयोग के साथ लगें। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने अगर अध्ययन किया है तो आप सफल नहीं होंगे। आपकी सफलता सुनिश्चित है, इसलिए काम करें, परिणाम की चिंता एकदम न करें। सही प्रक्रिया से किए गए कार्य का परिणाम भी सही आता है। तो यह बात हमने आपको बतलाया। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें हम बतलाना चाहते हैं जिस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। मैं आपको कुछ केवल प्रश्न बतला रहा हूँ जिसमें से
आपको अवश्य ही सवाल पूछा जाएगा, और वह बात है विचारधारा के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं और उस पर आपको सवाल अवश्य एक पूछा जाता है। तो जो सवाल आपको पूछा जाएगा उसमें पहला है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह बात किसने कहा? इसका संबंध है किससे? तो आपको लगाना है कि यह संबंध है उदारवश से। दूसरा आपको सवाल आया कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है। यह बात है किसका? यह बात है, हमको आया कि यह कथन किसका है? अराजकतावाद का। हमको आया कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। यह कथन है किसका? तो आपको लगाना है आदर्शवाद, और दूसरा इसमें लगाना है समाजवाद। दो विचारधाराओं में यह बात आ गया है। चौथा हमको आ गया राज्य शोषण एक यंत्र या साधन है। यह बात है किसका? तो आपको बताना है वैज्ञानिक समाजवाद। क्या लगाएंगे? वैज्ञानिक समाजवाद का। अगर हमको यह सवाल आ गया वैज्ञानिक समाजवाद, और कभी आपको यह भी आता है मार्क्सवाद। अगर हमको यह आ गया कि राज्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। तो आपको क्या लगाना है कि यह बात है किसका? यह बात है उपयोगितावाद का। अगर हमको यह सवाल पूछ लिया गया कि राज्य संघों का संघ है, राज्य संघों का संघ है, यह बात किसका है? तो आपको लगाना है बहुलवाद। अगर हमको यह सवाल पूछ लिया गया कि सब कुछ राज्य में है, सब कुछ राज्य में है, और राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको लगाना है कि यह बात कहा है फासीवाद ने। अगर हमको आ गया कि राज्य हिंसा का औजार है, तो आपको लगाना होगा क्या? यह बात कहा है महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी के विचारधारा का नाम है अराजकतावाद। इसलिए आपने लगा दिया महात्मा गांधी के द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया था कि राज्य हिंसा का एक औजार है। तो यहाँ पर यह बात आपने समझा
और मैं आपको एक सवाल सही करने के लिए प्रश्न आपको दे रहा हूँ। इस पर आधारित सवाल कोई ना कोई अवश्य आएगा, और अगर यह सवाल आ गया तो इस पर एक सवाल और आएगा। उदारवाद का पिता है कौन? उदारवाद का पिता है लॉक, अराजकतावाद का पिता है विलियम गॉडविन। आपको आएगा विलियम गॉडविन। आदर्शवाद का पिता है कौन? प्लेटो। समाजवाद का प्रयोग या पिता है कौन? रॉबर्ट ओवन। काल्पनिक समाजवादी। वैज्ञानिक समाजवाद के पिता हैं कार्ल मार्क्स, इसीलिए इनको कहा जाता है मार्क्सवाद। उपयोगितावाद के पिता का नाम है डेविड ह्यूम। वैसे इसकी व्यवस्थित व्याख्या क्रमबद्ध वैज्ञानिक अनुसरण किया है जिनके द्वारा वह हैं बेंथम। बहुलवाद के पिता का नाम है इसमें बान गिर के, आप याद कर लीजिएगा। आज सब कुछ राज्य में फासीवाद के पिता का नाम है मुसोलिनी। और महात्मा गांधी के द्वारा बात किया गया अराजकतावाद, और कहा गया कि राज्य हिंसा का एक औजार है। एक अन्य चिंतक हैं और उस चिंतक का नाम है हीगल। हीगल के द्वारा भी कहा गया कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। ये वे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप में अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए इन सवालों को आप याद कर लें, समझ कर लें और अपने दिमाग में बैठा लें। ऐसे हर एक पॉइंट पर, ऐसे हर एक टॉपिक के संदर्भ में सवालों को बना लें, समझ लें, उसको अपने दिमाग में भर लें और उसको भूलने ना पाए, इतना ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिकॉल और अभ्यास में लाएं, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। ऐसा आपको प्रयास करना है, ऐसी आपको कोशिश करनी है। तो चले, हम लोग का आज की बात यहाँ तक थी। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी क्रैश कोर्स में एडमिशन लेने का इच्छुक है तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।